हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ सेल को करेंगे कंटिन्यू। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेल वॉल के ऊपर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी साइटोप्लाज्म की एंड न्यूक्लियस की। हमने देखा था कि एग्जैक्टली ये दोनों सेल में कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि इनकी लोकेशन क्या है सेल में। साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि आखिर क्यों साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे एक सेल के। एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कई तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहाँ होती हैं। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ही अधिकतर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं। अब यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों अधिकतर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या कोई भी आपको प्रोसेस परफॉर्म करनी है तो इसके लिए आपको लगता है क्या, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको सब्जियां चाहिए होंगी, दालें चाहिए होंगी, ऑयल चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे। यानी कि खाना बनाने के लिए, कुकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए है क्या, रॉ मटेरियल। बिना उसके आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या जो भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उन सभी को किसी न किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अब सवाल ये है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को या एक्टिविटीज़ को, वो उन्हें ला करके कौन देगा। तो हमारा साइटोप्लाज्म किस दिन काम आएगा। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है ना, वो रॉ मटेरियल्स का एक स्टोर हाउस होता है कि जब भी, जहाँ भी, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, साइटोप्लाज्म आएगा और अपने अपने पॉकेट्स में से एक रॉ मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको सप्लाई कर देगा, जिसके कारण, जिसकी हेल्प से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्मूथली बढ़ती जाएगी, आगे प्रोसीड करती जाएगी और वो कंप्लीट भी हो जाएगी सक्सेसफुली। तो वैसे तो हमने कई सारे फंक्शंस पढ़े थे साइटोप्लाज्म के, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक ये वाला फंक्शन बता दिया। इसके अलावा हमने बात करी थी न्यूक्लियस की कि भाई न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के। डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम कहते हैं क्या, जीन्स। और इन जीन्स का दूसरा नाम क्या है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि हमारी जीन्स ही होती है जो कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो ये जीन्स ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। यानी कि ये जीन्स का ही ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ, पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग में। आखिर सवाल ये है कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो ये जीन्स का ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जीन्स बहुत सारे फीचर्स के कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं या डिसाइड करती हैं कि अगर आंखों का कलर होना है तो क्या होना है, ब्लैक होना है। तो ये ब्लैक कलर कौन डिसाइड करेगा, जीन्स डिसाइड करेंगी। अगर किसी की हाइट लंबी होनी है तो ये लंबी हाइट जो कैरेक्टर है ये कौन डिसाइड करेगा, तो हमारी जीन्स ही डिसाइड करती हैं। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स की बॉडी से उनकी रिस्पेक्टिव जीन्स आती हैं और कहाँ चली जाती हैं, बच्चे के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही जीन्स बच्चे के अंदर जाएंगी तो वहाँ पे जाकर के अपने आप को वो एक्सप्रेस कर देंगी, जिसके कारण बच्चे के पास भी वही फीचर्स आ जाएंगे जो कि उनके माँ बाप के पास हैं। इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी थी किसकी, अपने प्रीवियस सेशन की, जहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिस्कस किया है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेल वॉल के ऊपर। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे सेल वॉल के ऊपर। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समझाया था तो वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि सभी सेल्स में जो उनकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर
समझिएगा कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग और कोई नहीं, वो कौन है, हमारी सेल वॉल है। वो कौन है, सेल वॉल है। अब जैसे कि मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि कुछ ही सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेकिन आखिर ये कुछ सेल्स हैं कौन, तो वो है हमारे प्लांट सेल्स। ठीक है, तो द प्लांट सेल्स एज वेल एज बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगाई, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है ना, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा है, फंगस के बारे में भी पढ़ा है। तो सभी प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया के सेल्स में और फंजाई के सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। आई रिपीट, सभी प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया के सेल्स में और फंजाई के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल वॉल। तब आपको समझ में आया होगा कि हम किन सेल्स की बात कर रहे हैं जब हम सेल वॉल को मेंशन करते हैं। सो हैव एन एडिशनल थिक लेयर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। क्लियर है? इट इज सेक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ। सवाल ये कि ये सेल वॉल कहाँ से आती है, तो सेल जो है ना खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल क्या करता है, सेक्रेट करता है। इट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड। ये काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, कड़क होती है, और हम बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग है। अगर हम बात करते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि कई हद तक फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो हमारी सेल वॉल है ये बहुत ही रिजिड होती है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये जिंदा नहीं है। सेल को प्रोटेक्शन तो दे रही है, ऑब्वियस सी बात है। सेल अपनी जो कंडीशन है ना वो जानता है कि हमें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, क्यों ना हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आउटर कवरिंग खुद ही बना लें। तो इसीलिए सेल क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल को सिंथेसाइज कर लेता है। ये जो सेल वॉल है ये काफ़ी कड़क होती है, और हम बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग होती है, जिंदा नहीं होती है। ऐसा क्यों, चलो देखते हैं आगे। इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल। और ख़ास बात क्या है, एक और ख़ास बात, भाई सेल वॉल में तो सारी की सारी बातें खास ही हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कि कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर आने देगी और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देगी। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारी जो सेल वॉल है ये क्या है, कम्प्लीटली परमिएबल है। अब आप खुद ही सोचो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छा कम्प्लीटली परमिएबल होने का मतलब क्या है कि जिसको देखो वो सेल के अंदर जा सकता है सेल वॉल के थ्रू, और कोई भी सेल वॉल के थ्रू सेल के बाहर आ सकता है, यानी कि ये किसी को भी रोकती टोकती नहीं है, जिसको जाना है वो उसके थ्रू पास हो सकता है। तो कंप्लीटली परमिएबल कौन है, सेल वॉल है, और सिलेक्टिवली परमिएबल कौन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब आप खुद ही सोचो, मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी सेल में प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे, लेकिन कुछ ही सेल्स ऐसे हैं जैसे कि प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और फंगल सेल्स, जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय वन मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज सेल वॉल, है ना। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो गए कि सेल वॉल सब में होती है या सेल मेम्ब्रेन के सब में होती है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो गिनी चुनी चीज़ों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देगी, लेकिन हमारी जो सेल वॉल है वो तो कंप्लीटली परमिएबल होती है। अब आप खुद सोचो, आपकी बिल्डिंग में एक ऐसा गार्ड है जो कि कोई भी बिल्डिंग में आना चाहे उसको आने दे सकता है ना। गाय भैंसे भी आ रही हैं, कुत्ते बिल्ली भी आ रहे हैं, तरह तरह के लोग भी आ रहे हैं, कबाड़ी वाले भी आ रहे हैं, है ना। सभी तरह के लोगों को, सभी चीज़ों को वो अंदर जाने दे रहा है आपकी बिल्डिंग में। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से आप क्या ही उम्मीद करोगे कि वो किस तरीके से आपके बिल्डिंग को जो है ना गार्ड करेगा। वहीं आपके पास एक दूसरा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी या ज़रूरत के जो मतलब उन लोगों को ही परमिट करेगा अंदर आने के लिए जो कि जेन्युइन होंगे, ये नहीं कि हर कोई जो है ना चोर भी आ रहे हैं तो उनको भी आने दे रहा है। तो दूसरा जो आपके पास गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो बहुत ही कायदे से रिकॉर्ड मेंटेन करता है। पहले तो पूछेगा कि आप किसके घर आए हो, वो बोलेगा कि हमें XYZ के घर जाना है, तो XYZ के घर में फ़ोन लगा के पूछेगा कि आपके घर में इनको आना है या नहीं आना है। आप बोलोगे कि हाँ आना है, तो वो उनको अलाउ करेगा।
अलाउ भी कैसे करता है, बाकायदा सिक्योरिटी जो उनके पास रजिस्टर होता है उसमें वो उसको जो है रिकॉर्ड करता है। तो आपके पास ये जो दूसरा टाइप का सिक्योरिटी गार्ड है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। पहला वाला तो सभी को अंदर आने दे रहा था कि हाँ आते जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेल वॉल जो है, जैसे कि जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि सेल वॉल सब में होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि सेल वॉल तो सबको अंदर जाने दे रही है। तो अगर सेल में, किसी सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उस सेल के लिए होने वाली है बहुत मुसीबत। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल तो सभी चीज़ों को अंदर आने जाने दे रही है। कोई पॉइजन पड़ा होगा बाहर सेल के और वो बोलेगा कि हमको सेल के अंदर जाना है, तो सेल वॉल बोलेगी शौक से जाओ, मैंने कब रोका है। तो वो पॉइजन आ जाएगा कहाँ, सेल के अंदर, और सेल का वहीं पे हो जाएगा काम तमाम। तो सेल वॉल क्योंकि वो कंप्लीटली परमिएबल है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि जिन जिन सेल्स में सेल वॉल होगी उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी होना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी ना, ये थोड़ी है कि हाँ भाई आते जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, सेल वॉल कुछ ही प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो सेल वॉल है ये किस चीज़ की बनी होती है। तो ये टफ मटेरियल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या हमने पहली बार सुना है? बिल्कुल भी नहीं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वाले चैप्टर में जब हम अपना फर्स्ट सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे, रेयॉन, तो उसमें हमने सीखा था कि जो रेयॉन फाइबर है वो किस पॉलीमर का बना होता है, तो वो बना होता है सेल्यूलोज का। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है वो भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की ही बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है ऑब्वियसली। ओके, अच्छा एक और चीज़ और है, वैसे तो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की, तो जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है ना, हम एक छोटा सा पौधा लेकर के आते हैं, फिर इसके बाद में वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे हम बोलते हैं कि वो एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या ग्रो कर जाता है। तो जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है ना वो भी दो हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है तो ये जो एक सेल वॉल होती है ना उसके अंदर एक और सेल वॉल डेवलप हो जाती है। जो प्लांट सेल वॉल है, जैसे ये प्लांट सेल वॉल है, इसके अंदर हम बोलते हैं कि एक और सेल वॉल डेवलप हो जाती है। और ख़ास बात ये है कि ये वाली जो सेल वॉल है जो दूसरी डेवलप हुई है पहली वाली के अंदर, ये हम बोलते हैं कि डेड होती है। डेड क्यों होती है? क्योंकि इस सेल वॉल के ऊपर हम बोलते हैं कि लिग्निन और सुबरिन का डिपोजिशन हो जाता है। अगर आपको याद हो तो जब हम बात कर रहे थे किसकी, कॉर्क की, तो मैंने आपको कॉर्क में यही बताया था कि जब स्पेशली जब हम बोलते हैं कि जब हमारा पौधा छोटा सा होता है तो उसके ऊपर एपिडर्मिस की एक लेयर होती है जो कि उसको पैरासाइट के इन्फेक्शन से, मैनिफेस्टेशन से और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से, इन सब चीज़ों से वो बचाता है ना, एपिडर्मिस। फिर जैसे जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ होती है, ये जो एपिडर्मिस है, जब हम बात करते हैं एक वुडी ट्री की, है ना, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है तो इस एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आते जाते हैं। जब हम बात करते हैं एक वुडी ट्री की तो ये एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है किससे, मेरिस्टेम से। फिर इसके बाद में ये जो मेरिस्टेम है ये कुछ सेल्स की लेयर बनाता है और इन सभी लेयर्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। तो इस लेयर की जितने भी सेल्स हैं ना उनके ऊपर हम बोलते हैं कि सुबरिन, जो कि एक वैक्सी मटेरियल है और वाटरप्रूफ मटेरियल है, उसका डिपोजिशन हो जाता है। और उसके डिपोजिशन के कारण हम बोलते हैं कि जो सेल है वो पूरा का पूरा क्या होता है, मर जाता है। सेल हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा मर गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो जो कॉर्क है, जो लेयर्स हैं जो कि किसकी बनी है, सेल्स की बनी है, उन सेल्स के ऊपर सुबरिन का डिपोजिशन हो गया है, उस पूरी लेयर्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्क। और कॉर्क के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो एक सेल वॉल जो है ना एक और डेवलप हो जाती है, पहली वाली के अंदर हो जाती है, और इसके ऊपर हम बोलते हैं कि सुबरिन का जो है ना डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो सेल वॉल है ये डेड हो जाएगी। अब डेड हो गई है सेल वॉल, इसका मतलब क्या कि किसी भी सब्सटेंस को अगर अंदर जाना रहेगा या सेल के बाहर आना रहेगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सराउंड करने वाली जो सेल वॉल है वो तो डेड हो गई है। इसका मतलब क्या, हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा सेल भी हम बोलते हैं कि डेड हो जाएगा।
अब सेल वॉल के डेड होने का मतलब क्या है? देखो, सेल वॉल के डेड होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर सुब्रीन का डिपोजिशन हो चुका है। इसके कारण वो अब किसी भी सब्सटेंस का आना जाना जो है ना परमिट नहीं करेगी। सुब्रीन उसके ऊपर आकर के चढ़ गया है पूरा, अब वो जो सेल वॉल होगी ना वो किसी के भी आने जाने को परमिट नहीं करेगी, जिसकी वजह से अगर आना जाना अलाउड नहीं होगा तो सपोज सेल को क्या चाहिए है? ऑक्सीजन चाहिए है। अब ऑक्सीजन अंदर आना चाहती है लेकिन ये सेल वॉल बोल रही है कि ना, कोई नहीं आ सकता अंदर, तो बेचारा ऑक्सीजन की कमी के कारण सेल जो है वो मर जाएगा। या सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहती है लेकिन ये जो सेल वॉल है ये बोलेगी ना, बिल्कुल भी नहीं, अंदर ही रहो। तो इस वेस्ट के कंटिन्यूस डिपोजिशन के कारण जो सेल है वो क्या होगा? मर जाएगा। तो सेल हम बोलते हैं कि मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल डेवलप हो जाती है और इस सेल वॉल के अंदर सुब्रीन का डिपोजिशन हो जाता है। सुब्रीन के डिपोजिशन के कारण जो अंदर वाली सेल वॉल है वो बिल्कुल मना कर देती है कि अब कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जाएगी सेल के, जिसके कारण सेल मर जाता है। एक छोटी सी बात है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हो तो रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ? सेल के फंक्शंस के ऊपर की, सॉरी सेल वॉल के फंक्शंस के ऊपर कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। और जो दूसरी वाली सेल वॉल है जो कि बाद में ग्रो करती है उसके ऊपर लिग्निन, और वो बेसिकली लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है और हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि since plants are fixed at a place so they cannot move to protect themselves from the various changes in their surroundings। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या होता है, एक घर है, हमारे पास अपना एक शेल्टर है, चार दीवारी है, छत है, तो बाहर कोई भी मौसम हो, सपोज बारिश हो रही है, हमको नहीं पसंद है बारिश, तो हम क्या करेंगे? अपने घर में जाकर के छुप जाएंगे। बाहर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, हमें नहीं अच्छी लगती तेज़ धूप, तो हम क्या करेंगे? अपने घर में जाकर के बैठ जाएंगे। हमारे जो एनिमल्स होते हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, वो तो भाई जंगलों में रहते हैं, है ना। तो जंगलों से में भी हम बोलते हैं कि माना कि जंगल क्या है, उनका एक नेचुरल हैबिटाट है, लेकिन जब भी कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं, तो उनसे बचने के लिए उनके पास भी क्या ऑप्शन है कि वो माइग्रेशन शो कर सकते हैं कि वो जिस रीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है और उस ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? ऐसे रीजन में माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, और जैसे ही उनके रीजन से तेज ठंड चली जाएगी वो वापस अपने रीजन में लौट जाएंगे, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ज़रा हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में सोचो, ना उनके पास कोई घर है जिसके अंदर वो छुप सकते हैं, और ना ही वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब क्या? बर्ड्स और एनिमल्स की तरह वो माइग्रेशन भी शो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? कि जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, चाहे कोई फंगस अटैक कर रहा हो, चाहे कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा हो, या क्लाइमेटिक कंडीशंस हम बोलते हैं कि अनफेवरेबल हो, बहुत तेज़ धूप पड़ रही हो, है ना, सूखा पड़ रहा हो, पानी की कमी हो रही हो, कुछ भी हो, उन सभी अनफेवरेबल कंडीशन से प्लांट और ट्रीज को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। करना तो है, लेकिन कैसे करना है? अपनी उसी जगह पे खड़े रह करके करना है। तो इसके लिए मदर नेचर ने क्या किया है? बाकायदा प्रोटेक्टिव कवरिंग और लेयर वगैरह जो है ना बना करके दी है हमारे प्लांट्स और ट्रीज को। तो प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, हाई विंड स्पीड, यानी कि तेज़ हवा से उनको जो है ना प्रोटेक्शन चाहिए है। टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होते हैं कि बहुत धूप हो रही है और अचानक से हम बोलते हैं कि बहुत बारिश होने लगी है, बारिश के साथ साथ हम बोलते हैं कि ठंड भी हो गई है, एंड द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों से क्या चाहिए? प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए है। द टफ सेल वॉल present in the plant cells protect the cells from the mechanical injury and prevents their desiccation। desiccation मतलब क्या? कि जो प्लांट के ऊपर, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट मतलब कि प्लांट सेल्स के बने हुए हैं, तो इन प्लांट सेल्स के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? प्लांट्स को सूखने से बचाती है। ना सिर्फ सूखने से, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द टफ सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट्स देयर डेसिकेशन, यानी कि सूखने से बचाती है। अब आप खुद बताओ, प्लांट्स किसके बने हुए हैं? प्लांट सेल्स के बने हुए हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्लांट्स को किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी ना हो, कि ऐसा ना हो कि तेज़ जो है ना हवा चल रही है और इस तेज़ हवा के बहाव में जो प्लांट की या पौधे की जो स्टेम है ना, वो टूट जाए, तो
इस तरह की मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाता है? प्लांट सेल की सेल वॉल। देखो है क्या मुद्दा कि आपके पास जो प्लांट है वो किसका बना हुआ है? प्लांट सेल्स का बना हुआ है। आप क्या चाहते हो कि आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो प्लांट को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? प्लांट जिन सेल्स का बना हुआ है उन सेल्स को आप प्रोटेक्ट कर लो, तो अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना है तो प्लांट के सेल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तो ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल क्या करती है? जैसे कि एक प्लांट सेल है, चलो हम इसको बना के देख लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये एक प्लांट सेल है, तो इसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? इसके ऊपर आ जाएगी क्या? एक सेल वॉल। फिर ये वाला प्लांट सेल है, इसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? इसके ऊपर आ जाएगी एक सेल वॉल। ये है प्लांट सेल, तो इसके ऊपर आ जाएगी क्या? इसकी अपनी एक सेल वॉल। तो कुछ इस तरीके से सभी के सभी प्लांट सेल्स क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, जिसके कारण जो प्लांट आपके सामने आया है वो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम जो आपने सेल वॉल का कंसेप्ट समझाया है कि मैच्योर प्लांट्स में या ट्रीज में एक और अंदर की तरफ सेल वॉल जो है डेवलप हो जाती है, जिसको कि हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये सेकेंडरी सेल वॉल सुबरिन और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इम्पर्मिएबल हो जाती है। भाई देखो, अगर कोई भी मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस का आना जाना अलाउ नहीं कर रही, इसका मतलब क्या कि वो मेम्ब्रेन क्या हो गई है? इम्पर्मिएबल हो गई है। वो लेयर क्या हो गई है? इम्पर्मिएबल, कि उसको पसंद ही नहीं है कि कोई भी चीज़ उसके थ्रू जो है ना वो पास करे। तो इसीलिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या हो जाती है? इम्पर्मिएबल हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबरिन, जिसके कारण वो पूरा का पूरा सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर सेल डेड हो गया है तो फिर उसका काम ही क्या है? भाई ऐसे सेल जिसमें लाइफ ही नहीं है, जो कि लिविंग ही नहीं है, ऐसे सेल का क्या मतलब? इसको तो प्लांट की बॉडी से हटा देना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, अभी हम बात करें ना प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बॉडी में भी जो भी अलग अलग काम होने हैं वो काम कौन करता है? वो सेल ही करते हैं। अब आप एक तरफ बोल रहे हो कि सेकेंडरी सेल वॉल के कारण आ जाने के कारण जो सेल है वो मर चुका है। अब जब कोई सेल जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर वो काम क्या करेगा? ऐसे यूजलेस सेल को तो बॉडी से, प्लांट बॉडी से हटा देना चाहिए। तो वो हटता क्यों नहीं है? हटता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सेल डेड हुआ है ना, इसका अपना एक और सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। माना कि इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर जो सुबरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है ना, इस डिपोजिशन के कारण जो सेल है ना वो प्लांट को क्या करेगा? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चल जाए। आपने देखा होगा जो हमारे प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स मतलब कि क्या? वो वाले पार्ट्स हमारे प्लांट्स के जो कि हवा के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। तो कितनी भी तेज़ हवा आ जाए, तेज़ बारिश आ जाए, इस तेज़ हवा और बारिश से जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं या जो उनका स्टेम होता है वो वैसा का वैसा इरेक्ट पोजीशन पे ही खड़ा होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो टूट के जो है ना गिर जाए। तो ये जो एबिलिटी मिल रही है हमारे प्लांट्स के एरियल पार्ट्स को कि वो बेकार से बेकार मौसम में जो है ना अच्छी तरीके से एक्सपोज्ड होते हैं, वो क्यों मिल पा रही है? कहाँ से आ रही है उनके पास ये एबिलिटी? क्योंकि उनके पास क्या है? प्लांट सेल्स के पास है क्या? सेल वॉल। माना कि वो सेल्स कैसे हैं? वो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द टफ सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट्स देयर डेसिकेशन, यानी कि सूखने, हमारे पौधे सूख ना जाएं। भाई देखो ना, आप सबको पता है कि हमारी जो लीव्स होती हैं, पौधों की जो लीव्स होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो भी पानी होता है वो पानी हवा में उड़ जाता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो अगर कभी बहुत ज़्यादा ही धूप पड़ने लगी या बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया हमारे एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा? इस तेज़ हीट में, इस तेज़ गर्मी में पौधों में जो भी पानी होगा वो और ज़्यादा जो है ना उसकी आप बोल सकते हो कि उसका इवेपोरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी तो बढ़ता है ना। तो अगर तेज़ धूप, तेज़ गर्मी हुई तो क्या होगा? पेड़ों से जो उनका पानी होगा वो उसके इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और पौधों के अंदर जो भी पानी है ना वो बहुत जल्दी और वो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स के फॉर्म में उड़ता जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पौधे हमारे सूख जाएंगे।
तो ये जो सेल वॉल है प्लांट्स की, प्लांट के सेल्स की, ये क्या करती है, पौधों को सूखने से बचाती है कि बाहर चाहे जो भी मौसम क्यों ना चल रहा हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, प्रॉपर पानी पौधे में बना रहे, वरना वो सूख जाएगा। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ऑब्वियस सी बात है। देखो जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बात करी थी कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, वैसे ही सेल वॉल क्या करती है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। It provides mechanical support against gravity that is due to the rigidity of cell walls. The aerial parts of the plants remain erect and expose their leaves to the sunlight. आपने देखा होगा कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, वो हमेशा एक्सपोज ही रहते हैं, उनके ऊपर धूप भी पड़ती है, हवा भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है, सब पड़ते हैं, है ना। फिर भी जो एरियल पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, वो एक्सपोज होते हैं, वो खुले रहते हैं, हमेशा इरेक्ट पोजीशन पे खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी रिजिडिटी के कारण, अगर आपको ध्यान हो तो हमने सेल वॉल का एक ये कैरेक्टर पढ़ा था कि सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बोलते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और हमको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी क्या है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेल वॉल अगर रिजिड है तो कहीं ना कहीं इस रिजिडिटी का कोई ना कोई नुकसान होता होगा। नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई हैं। हम उसमें जो ना उंगली नहीं उठा सकते कि अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो सेल वॉल को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल हो गई, सेल वॉल फ्लेक्सिबल हो गई, अपनी रिजिडिटी अगर उसने खो दी, तो क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स है ना, वो बेसिकली हवा में जो ना खड़े रह नहीं पाएंगे, गिरे रहेंगे। जैसे कि बेल चलती है ना, तो वैसे ही सभी के सभी प्लांट्स क्या हो जाएंगे, क्लाइंबर्स में या बेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कोई खड़ा हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खड़ा हो पाएगा? क्योंकि भाई खड़ा रहने के लिए जो रिजिडिटी चाहिए है वो मिलेगी ही नहीं। कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि सेल वॉल फ्लेक्सिबल है। अब सेल वॉल ही क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, हिलती रहेगी, तो वो जहां होगी, जिस भी प्लांट के पार्ट में होगी, वो पार्ट भी क्या होगा, हिलता रहेगा, गिर जाएगा। तेज हवा चली नहीं कि फट से गिरा, तेज हम बोलते हैं कि बारिश हुई नहीं तो फट से गिरा। समझ में आई बात? चलो फिर क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ड्यू टू इट्स परमेबिलिटी इट अलाउज द मटेरियल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ दी सेल्स। और ये परमेबल होता है, सेल वॉल तो हम बोलते हैं कि परमेबल होती है, तो इसके कारण सेल्स के अंदर या बाहर सब्सटेंसेस का आना जाना लगा रहता है। तो ये पूरी कहानी थी किसकी भाई, सेल वॉल की। उम्मीद करती हूँ कि सभी को सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, इसकी प्रेजेंस समझ में आई होगी कि कहाँ कहाँ सेल वॉल पाई जाती है, और इसका फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या है भाई। सेल वॉल हम बोलते हैं कि प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स में पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली, मुझे ये बोलना चाहिए इनफैक्ट कि प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और फंगल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर पाई जाने वाली क्या होती है, एक और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्या, सेल वॉल। सेल वॉल हम बोलते हैं कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये नॉन लिविंग होती है और ये हम बोलते हैं कि काफ़ी रिजिड होती है। इसके अलावा जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, इस सेल वॉल के अंदर एक और सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है जो कि सुबरिन और लिग्निन की बनी होती है, यानी कि उसके ऊपर सुबरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण सुबरिन क्या है भाई, एक वैक्सी मटेरियल है और वाटरप्रूफ सब्सटेंस है, जिसके कारण जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो इम्परमिएबल हो जाती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर या बाहर जाने नहीं देगी, जिसके कारण सेल, वो सेकेंडरी सेल वॉल जो कि जिस सेल को सराउंड करती है वो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ऐसे डेड सेल्स की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स में। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये डेड सेल्स क्या करते हैं, प्लांट बॉडी को, उनके एरियल पार्ट जो हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं ना वो बेसिकली वो हमेशा एक्सपोज्ड होते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में, गिरते नहीं है। ये नहीं कि ज़मीन के नीचे जाकर के घुस गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हमारी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है, कि आराम से चीज़ों को अंदर या बाहर जाने दे सकती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, और हम बोलते हैं कि लोकेशन मैंने आपको बता दी है, प्रेजेंस बता दी है, और स्ट्रक्चर भी समझा दिया है, मतलब कि किस चीज़ की बनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप करेंगे क्या, गूगल पे जाना और टाइप करना magnetbrains.com और सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। उसको जाकर के क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये, इस पेज में क्या लिखा है, द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे ही इस पेज को आप और स्क्रॉल करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर
टॉप कोर्सेज का। यहाँ पे आपको क्लास 12th से लेकर के क्लास 1st तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। फॉर सपोज आपको क्या देखना है, क्लास 8 साइंस देखना है, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगे। जैसे कि आपको सपोज क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इस पूरे चैप्टर के कितने लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स हैं। सपोज आपको ये जो चैप्टर है वो आपको एकदम शुरुआत से देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा क्या, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जैसे आप लोग कई बार कंप्लेन करते हो कि मैम यूट्यूब पे ना हमें आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी गई है तो उसमें वीडियोस का सीक्वेंस इतना ऊपर नीचे है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें कहाँ किस वीडियो को डालना है ना, मतलब सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं। प्लस यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होते हैं अवेलेबल। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे किसको, अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। तब तक आप क्या करेंगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।